जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि फर्स्ट पोजीशन हासिल करने पर फैंग को सेक्ट बहुत सारे ट्रेजर्स गिफ्ट करती है और फिर उसके साथ साथ बाकी विनर्स को भी सेक्ट और फुल केव का मैप देते हुए कहती है कि अगर तुम लोग वहां के डेसिबल्स को हरा दोगी तो ऑटोमेटिकली वो केव तुम्हारा हो जाएगा। जिसे सुनकर सब कहते हैं ठीक है। अब आज वो सब मेन हॉल से बाहर जाने लगते हैं। यहाँ जाते हुए शेनयान बिंग फैंग से कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ आओ। जिसे सुनकर फैंग उसके पीछे जाता है तो वो उससे कहती है कि अभी तो मेरे पास एक भी स्पिरिट स्टोन नहीं है और जिसके जरिए तुमने मेरी जान बचाई मैं कोशिश करूंगी कोई रास्ता ढूंढ कर उससे तुम्हें वापस करने की। जिस पर फैंग कहता है ठीक है। तो शेनयान बिंग उसे थैंक्स कहती है और उसे बताती है कि तुम्हें पता है इन माउंटेन्स के नीचे बहुत पहले एक माइन हुआ करता था और जब मैं छोटी थी तो वही रहती थी। जिसे सुनकर फैंग चौंक कर कहता है माइन। तो शेनयान बिंग उसे बताती है कि उस माइन में बहुत पहले मेरे डैड काम किया करते थे और एक दिन उन्हें शू फैमिली का सीक्रेट वहां पर पता चल गया था तो उन्होंने एल्डर्स को उसके बारे में रिपोर्ट कर दिया पर वहां की सुपरवाइजर्स ने ये जान से मार डाला। जिसे सुनकर फैंग को काफी गुस्सा आता है तो शेनयान बिंग भी उससे गुस्से से कहती है उसी दिन मैंने सोच लिया था कि जब मैं एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन जाऊंगी तो उनसे अपने पेरेंट्स के मौत का बदला लेकर रहूंगी। जिस पर फैंग भी काफी मायूस होकर कहता है मैं भी अपने दुश्मनों को ही ढूंढ रहा हूँ जिन्होंने मेरे मास्टर को मारा है, इसलिए मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। जिस पर शेनयान बिंग उससे कहती है कितना अच्छा होता ना अगर पूरे शियान युआन सेट के डेसिबल्स तुम्हारी और लियो किंग के जैसे होते तो, क्योंकि यहाँ आकर मुझे निराशा के अलावा कुछ भी नहीं मिला। साथ ही यहाँ चारों तरफ स्ट्रॉन्ग लोग और उनके फॉलोअर्स ही पावर में हैं। जिस पर फैंग उससे कहता है पर यहाँ पर हान यू और मोबाइल जैसे भी डेसिबल्स है और साथ ही मास्टर शो भी है जो हमारा काफी ख्याल रखते हैं। जिस पर शेनयान बिंग उससे कहती है मेरी बातें सुनने के लिए थैंक्स, पर इतनी देर से मेरी बातों को सुनकर तुम जरूर बोर हो गए होगे क्यों है ना। जिस पर फैंग उससे कहता है अगर कभी तुम्हें किसी से बात करने का मन करे तो मेरे पास आ जाना। जिसे सुनकर शेनयान बिंग काफी खुश होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम चांगलिंग को कल्टीवेट करते हुए देखते हैं और वहीं हम यूशी को भी खड़ा देखते हैं जो उससे कहती है अब तुम्हारा घाव काफी हद तक ठीक हो गया है, इसलिए अब तुम्हारी प्रैक्टिस करने का वक्त हो गया है। जिस पर चांगलिंग उससे कहता है आंट प्लीज मुझे और ट्रेजर दो क्योंकि इस बार तो मैं फैंग को खत्म करके रहूंगा। जिस पर यूशी उससे मना करते हुए कहती है अब फैंग ने इनरसेक्ट के न्यू डेसिबल कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन को हासिल कर लिया है, इसलिए सेक्ट मास्टर के साथ साथ बाकी एल्डर्स भी उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए उससे डील करने में अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। जिसे सुनकर चांगलिंग चौंक कर कहता है फर्स्ट पोजीशन और वो भी फैंग। जिस पर यूशी से कहती है हाँ, इसलिए तुम जितनी जल्दी हो सके अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करो। जिसे सुनकर चांगलिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे अपने साथ एक केव के अंदर लेकर जाने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम जंगलों में यूशियान को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं जो अपने एरो से एक बर्ड को खत्म कर देती है। अभी वहां पर जो यू चैंग आते हुए उससे कहता है तुम्हारी एरो टेक्निक तो परफेक्ट हो गई है। जिस पर यूशियान उससे गुस्से से कहती है पर ये अब भी फैंग को हराने के लिए इनफ नहीं है। जिसे सुनकर जो यू चैंग उससे अपनी प्रपोजल के बारे में पूछता है कि तुमने उस पर क्या सोचा, पर यूशियान उससे कहती है अभी मुझे प्रैक्टिस करनी है तो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जिसे सुनकर जो यू चैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो यूशियान से कहता है भूलो मत तुम्हें फुल औरत केव किसने दिया है। जिसे सुनकर यूशियान भी उससे गुस्से से कहती है अगर तुम उसे वापस लेना चाहती हो तो ले लो, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तो जो यू चैंग उसे रोक लेता है और कहता है तुम जब मन चाहे मेरे केव में आकर वापस नहीं जा सकती, साथ ही तुम मेरे केव को इतने दिनों से इस्तेमाल कर रही हो तो तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही होगी। और ये कहकर वो यूशियान के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर फैंग मोबाइल और हानियों के साथ फुल ऑनर केव का मैप लेकर उसे ढूंढते हुए आता है और जो यू चैंग को देख कहता है तुम्हें शर्म नहीं आ रही दुनिया ऐसी हरकतें करते हुए। जिसे सुनकर जो यू चैंग उससे गुस्से से कहता है और तो फैंग उससे कहता है आखिर तुम मुझे इस तरह से घूर घूर कर क्यों देख रहे हो। और हाँ, वैसे तुम्हारा गेस सही है, मैं यहाँ पर तुम्हारी की
केव को लेने के लिए आया हूँ, और वैसे भी सेक्ट की रूल्स के अकॉर्डिंग अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम्हारा ये केव मेरा हो जाएगा और तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जिस पर जू यूचैंग उससे गुस्से से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? और ये कहकर वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। ये देख फेंग भी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और जू यूचैंग पर काफी पावरफुली अटैक कर देता है, जिस जू यूचैंग पर भारी पड़ती है और वो पीछे की ओर जाकर सोचने लगता है कि क्या इसे हराने के लिए मैंने जो ओवरऑल रैंकिंग कंपटीशन के लिए टेक्निक प्रिपेयर किया है उसका यूज करना होगा। और फिर कहता है नहीं, मैं उस टेक्निक का यूज फेंग पर नहीं कर सकता। और ये सब सोचने के बाद वो फेंग से कहता है, मुझे तो जरूरी काम है, इसलिए आज तो मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, पर अगली बार अगर हमारी मुलाकात हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो फेंग मुबाई और हानियो से कहता है, तुम दोनों यहाँ पर कल्टीवेट करना, जिससे मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होगी जब मैं आउटर सेक्ट में काम करने के लिए जाऊंगा। जिसे सुनकर मुबाई फेंग को थैंक्स कहता है। तो वहीं हानियो फेंग से काफी खुश होकर कहती है, जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें अपनी पावर्स के जरिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगी। जिसे सुनकर फेंग यूशियान को देखने लगता है। तो यूशियान उससे कहती है, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए अब हमारे बीच की दुश्मनी को भुलाया जा सकता है, और जब अगली बार हमारी मुलाकात होगी तो मैं तुम्हें उस केव को दिखाऊं जिसे मैं खुद हासिल करूंगी। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। तो फेंग हानियो और मुबाई से कहता है, ये केव कोई और तुमसे ना ले पाए, इसलिए तुम लोग शेनयान बिंग और लियो किंग के साथ कोऑपरेट कर सकते हो और साथ में यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो हानियो कहती है ठीक है। जिस पर फेंग मुबाई से कहता है, कल से मैं आउटर सेक्ट में अंकल हान क्वांग के मैटर की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दूंगा। जिसे सुनकर हानियो मायूस हो जाती है। तो फेंग उससे कहता है, हानियो तुम परेशान मत हो, मैं अंकल हान क्वांग के मैटर पर अच्छे से ध्यान दूंगा ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। तो हानियो उससे पूछती है, क्या मैं भी किसी चीज में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? जिस पर फेंग उससे कहता है, तुम जितनी जल्दी हो सके स्ट्रॉन्ग बन जाओ और अपनी कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज कर लो, क्योंकि यही मेरे लिए बेस्ट हेल्प होगा। और ये कहकर वो हानियो को स्पिरिट स्टोन्स की पोटली देता है, जिसे लेकर हानियो कहती है, ठीक है मैं समझ गई, तुम बहुत बोल रहे हो आजकल। और इसी के साथ ये सीन शिफ्ट होकर हमें आउटर सेक्ट की एल्डर शू के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शंशु दौड़ते हुए आता है और उनसे कहता है, बैड न्यूज है, मैंने सुना है इनर सेक्ट जल्दी ही यहाँ पर सुपरवाइजर भेजने वाले हैं। जिस पर एल्डर शू उससे कहते हैं, वो तो हर साल आते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर हमें उसे भी हर साल की तरह अपने रास्ते से हटाना होगा। जिस पर शंशु उनसे कहता है, इस बार आने वाला सुपरवाइजर हांगकांग के मैटर की इन्वेस्टिगेशन करेगा। जिसे सुनकर एल्डर शू चौंक कर कहते हैं, कहीं इनर सेक्ट के साथ हांगकांग का कोई खास रिश्ता तो नहीं? और फिर शंशु से कहते हैं, तुम यहीं रुको, मैं अभी किसी को भेजता हूँ उस सुपरवाइजर के बारे में पता लगाने के लिए। और ये कहकर वो अपनी मेंशन के अंदर चले जाते हैं। और इसी अब आगे हम देखते हैं कि फेंग अपना लुक पूरी तरह से चेंज करके एज अ सुपरवाइजर आउटर सेक्ट के मेन हॉल में रिपोर्ट करता है और वहाँ के सारे एल्डर्स को ग्रीट करता है। और हम देखते हैं यहाँ के किसी भी एल्डर्स को पता नहीं चलता कि वो और कोई नहीं बल्कि फेंग है। तभी फेंग का एक साथ ही एल्डर हांगकांग के मैटर के बारे में शंशु से पूछताछ करने लगता है और उससे कहता है कि लास्ट टाइम आप भी एल्डर हांगकांग के साथ हंटिंग पर गए थे, तो बताइए कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था, प्लीज इसे डिटेल में हमें बताइए। जिसे सुनकर शंशु से कहता है कि इस इंसिडेंट को बीते हुए काफी समय हो गए हैं, इसलिए मुझे कुछ भी अच्छे से याद नहीं है। जिसे सुनकर फेंग उससे गुस्से से कहता है कि जल्दी से याद करके हमें सब कुछ सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। जिसे सुनकर शंशु डर जाता है और फिर सोचते हुए फेंग को बताता है कि जब हम सब माउंटेन में एक साथ हंटिंग कर रहे थे तभी अचानक से हमें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद दौड़ते हुए वहाँ पर एक बड़ा सा ड्रैगन बीस्ट हमारे सामने आ खड़ा हुआ। जिसे देख हांगकांग वही खड़ा रह गया और उसके चलते हम और लाओ शाओ वहाँ से भागने में कामयाब हो गए। पर फिर मैंने सोचा कि मुझे रुककर हांगकांग की मदद करनी चाहिए, इसलिए मैंने लाओ शाओ से कहा कि तुम जाकर जल्दी से इसके बारे में मिस्टर शू को रिपोर्ट करो, तब तक मैं जाकर हांगकांग की मदद करता हूँ। और ये कहकर जब मैं वापस हांगकांग के पास गया तो हांगकांग और वो ड्रैगन बीस्ट दोनों के दोनों वहाँ से गायब थे और वहाँ चारों तरफ आग जल रही थी। और ये कहते हुए वो एक मिस्टीरियस स्माइल करता
करता है, जिससे हमें साफ साफ पता चल रहा होता है कि वो ये सब झूठ बोल रहा है। वहीं उसे बचाने के लिए और अपने गलत इरादों को छुपाने के लिए एल्डर शू भी उसकी बातों से एग्री करते हैं और एल्डर जाओ को एक्सक्यूजेस देने लगते हैं। जैसे सुनकर एल्डर जाओ लाओशी से पूछते हैं, क्या तुम भी इस बात से सहमत हो? जिसे सुनकर लाओ शाई भी उनकी बातों से राजी होता है और कहता है कि ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर वो फेंग से ये भी कहता है कि मिस्टर सुपरवाइजर, हांगकांग के गायब होने के बाद हमने जिंगशैन माउंटेन में कुछ बंदों को भी उसे ढूंढने के लिए भेजा था, पर वो लोग हांगकांग को ढूंढने में नाकामयाब रहे और इसमें हमारी भी गलती है, क्योंकि अगर हम ऐन मौके पर वहां से भागने की जगह एल्डर हांगकांग की मदद करते तो शायद ऐसा कोई हादसा कभी हुआ ही नहीं होता। जिसे सुनकर एल्डर शू फेंग से कहते हैं, हम आगे भी हांगकांग के मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगे, तब तक आप इंटरसेक्ट में जाकर हमारे न्यूज का इंतजार कर सकते हो। जिसे सुनकर फेंग उनसे मुस्कुराते हुए काफी एरोगेंटली कहता है कि वाह कितना बढ़िया शो था। जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं। तो वहीं एल्डर शू भी काफी हैरान होकर फेंग से पूछते हैं कि आखिर आप कहना क्या चाहते हो, जिस पर फेंग उन्हें एक मैजिकल सर्कल के जरिए अपनी इन्वेस्टिगेशन दिखाते हुए बताता है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग जब हम लोग जिंगशैन माउंटेन में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो हमने देखा जिंगशैन माउंटेन में जले हुए पेड़ों को फायर डिफेंस टेक्निक के जरिए जलाया गया था, ना कि उस ड्रैगन के ब्लैक फ्लेम से। और ये सब सबको दिखाते हुए वो शेंशु के पास जाते हुए कहता है, एल्डर शेन, अभी अभी आपने जो कुछ भी कहा वो सब हमारे इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग झूठ है, तो क्या अब आप इसे एक्सप्लेन कर सकती हो? जिसे सुनकर शेंशु के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो एल्डर शू को देखने लगता है। ये देख एल्डर शू उससे कुछ भी बताने से मना करते। तभी लाओ शाई शेंशु को बचाने के लिए फेंग से कहता है कि उस इंसिडेंट को हुए काफी समय बीत गया है, इसलिए जरूर शेंशु को कुछ अच्छे से याद नहीं होगा और हो सकता है वहाँ पर ड्रैगन बीस्ट ना होकर के उसी के जैसा कोई सिमिलर एनिमल मौजूद होगा। जिसे सुनकर फेंग से कहता है, अगर ऐसी बात है तो अभी अभी जो कुछ भी शेंशु ने कहा तुमने तुरंत उसकी हाँ में हाँ क्यों मिलाई? जिसे सुनकर लाओ शाई की तो बोलती ही बंद हो जाती है। तभी फेंग शेंशु से कहता है कि आखिर तुम एग्जैक्टली हमसे क्या छुपा रहे हो, जल्दी हमें बताओ, और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही एल्डर हांगकांग के गायब होने में इन्वॉल्व हो? जिसे सुनकर शेंशु काफी ज्यादा घबरा जाता है और फेंग से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम और हांगकांग तो बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, साथ ही हम साथ में वाइन भी पीते, तो आखिर मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? और ये सब त्याग कर वो फेंग को रिश्वत देने की कोशिश करता है। ये देख फेंग गुस्से से एक ऑरा रिलीज करता है, जिससे शेंशु दूर जा गिरता है और उसकी पैसे वाली पोटली भी दूर जा गिरती है। जिसके बाद फेंग अपना मास्क उतारता है, तो उसे देख एल्डर जाओ चौंक कर कहते हैं, फेंग तुम? वहीं एल्डर चैन फेंग को देख काफी खुश होते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। ये देख शेंशु तो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि सुपरवाइजर फेंग कैसे हो सकता है। तभी फेंग एल्डर को ग्रीट करने के बाद शेंशु से कहता है कि सब कुछ मुझे सच सच बता दो, नहीं तो आज तो तुम्हारी खैर नहीं। पर इतना कुछ होने के बाद भी शेंशु अपनी बात पर अड़े रहता है और कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। ये देख एल्डर शू गुस्से से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करते हैं, जिससे फेंग पीछे की ओर चला जाता है। तो वो उससे गुस्से से कहते हैं, अच्छा तो तुम ही फेंग हो जिसने मेरी ग्रैंड डॉटर को परेशान किया है। वहीं फेंग के साथ ही उसके आगे आ खड़े होते हैं और अपनी पावर्स को शो करने लगते हैं। ये देख एल्डर जाओ एल्डर शू से कहते हैं कि शांत हो जाओ, कि फेंग को ऐसा सुपरवाइजर इंटरसेक्ट ने यहाँ पर भेजा है, इसलिए तुम इसके बीच में कुछ भी नहीं कर सकते। जिस पर एल्डर शू उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं कि इस बार हांगकांग के गायब होने में मेरी ही गलती है, क्योंकि मैं ही टीम का लीडर था, इसलिए मैं हांगकांग को ढूंढने के लिए तैयार हूँ और आपकी सजा को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, पर इसमें मुझे इंटरसेक्ट की मदद नहीं चाहिए। जिसे सुनकर एल्डर जाओ उसे देखने लगते हैं। एल्डर शू एल्डर जाओ को सेक्ट के रूल्स बताते हुए कहते हैं कि आपको भी ये अच्छे से पता है कि अगर हमारे आउटर सेक्ट के मैटर में इनर सेक्ट ज्यादा इन्वॉल्व होगी तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी। जिसे सुनकर एल्डर जाओ फेंग से कहते हैं कि तुम इस बार हांगकांग के मैटर को मुझ पर छोड़ दो, मैं पर्सनली उसके मैटर को इन्वेस्टिगेट करूंगा। पर फेंग उनकी बात नहीं मान और उनसे गुस्से से कहते हैं, नहीं, आज तो मैं ये पता लगा कर रहूंगा कि आखिर उस दिन माउंटेन में अंकल हांगकांग के साथ क्या हुआ था। जिसे सुनकर एल्डर शू फेंग पर गुस्सा करने लगते हैं, पर एल्डर जाओ उन्हें चुप रहने को कहते हैं और उनसे पूछते हैं, तुम्हें ये तो अच्छे से पता ही होगा कि लास्ट टाइम हांगकांग कहाँ पर
गया था। जिसे सुनकर एल्डर शू उनसे गुस्से से कहते हैं कि लास्ट टाइम वो जेनमू वैली के आसपास में था और ये कहकर वहां से चले जाते हैं। जिसे सुनकर फेंग एल्डर जाओ से कहता है कि कहीं जिंगशैन माउंटेन की सबसे खतरनाक जगह यही जेनमू वैली तो नहीं। जिस पर एल्डर जाओ उसे कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और जेनमू वैली के अंदर जाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए ना सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हाई होनी चाहिए बल्कि तुम्हारे पास एक ऐसी मेडिसिन होनी चाहिए जो कि तुम्हारे सोल को स्टेबलाइज कर सके। जिसे सुनकर फेंग सोचते हुए कहता है कहीं ये वही मेडिसिन की बात तो नहीं कर रहे हैं जो जिंग यूज करते हैं। भी एल्डर जाओ एल्डर चैन के साथ फेंग के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं अभी हांगकांग को ढूंढने के लिए अपनी एक टीम को भेजता हूँ, पर तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना और हाँ जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना, क्योंकि उस जेनमू वैली के अंदर अभी तुम्हारी करंट पावर्स के जरिए जाना मतलब अपनी मौत की तलाश करना होगा। और ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद एल्डर चैन फेंग को एक स्क्रॉल देते हुए कहते हैं कि इसमें सारे ओल्ड केसेस की रिपोर्ट है जिसे मैंने हांगकांग को इन्वेस्टिगेट करने को कहा, और शायद मुझे लगता है कि हांगकांग का गायब होना इस स्क्रॉल से रिलेटेड है। जिसे सुनकर फेंग उस स्क्रॉल को खोलकर काफी ध्यान से देखने लगता है। अब अगला में सू फैमिली के माइनिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं सू फैमिली का एक बंदा फोर्सफुली वहां के वर्कर्स से मार मार कर लगातार काम करवा रहा होता है और उन्हें रेस्ट करने का भी टाइम नहीं दे रहा होता। तभी वहां पर फेंग एज ए सुपरवाइजर अपने बंदों के साथ इन्वेस्टिगेट करने आता है, जिन्हें देख सू फैमिली का बंदा उन्हें रोक देता है और कहता है ये सू फैमिली की माइनिंग एरिया है, इसलिए बाहर के लोग इसके अंदर नहीं जा सकते। जिसे सुनकर फेंग के एक साथी उसे बताता है कि ये इनर सेक्ट के भेजे हुए सुपरवाइजर हैं जो कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं, पर वो बंदा उनकी बात नहीं मानता और कहता है पर मैं ये कैसे मान लूं कि तुम सच ही बोल रहे हो। जिसे सुनकर फेंग का साथी उसे एक टोकन दिखाता है, जिसे देख वो बंदा फेंग से माफी मांगते हुए कहता है आपको कुछ पूछना है तो क्यों ना हम अंदर बैठकर आराम से बातें करें। पर फेंग उसकी बात नहीं मानता और कहता है पर मुझे यहाँ के वर्कर से पूछताछ करनी है, तुमसे नहीं। जिस पर उसका साथी उस बंदे से कहता है तुम हमारे पूछताछ के बीच मत आओ। जिस पर वो बंदा उससे कहता है पर मैं बिना मिस्टर शू के ऑर्डर के यहाँ से नहीं जाऊंगा। जिसे सुनकर फेंग के साथी उसे खींचते हुए वहां से लेकर जाने लगते हैं। जिसके बाद फेंग एल्डर चैन के दिए हुए स्क्रॉल को दिखाते हुए सबसे कहता है इसे लास्ट टाइम यहाँ पर लाओ शेन छोड़कर गया था, तो क्या तुम में से कोई उसे जानता है। जिसे सुनकर एक वर्कर चौंक कर कहता है लाओ शेन। ये देख फेंग उसकी ओर जाने लगता है तो वो डर कर अपना सर नीचे कर लेता है, कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसे सुनकर फेंग उसे शेनयानबिंग की हेयर पिन दिखाते हुए कहता है कि ये मुझे शेनयानबिंग ने दिया है और उसने ही मुझे यहाँ पर लाओ शेन के केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा है। जिसे देख वो वर्कर समझ जाता है कि फेंग को शेनयानबिंग ने ही यहाँ पर भेजा है। जिस पर फेंग उसे बताता है कि अब वो एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन चुकी है। जिसे सुनकर वो वर्कर उससे कहता है अब जब शेनयानबिंग आप पर इतना भरोसा करती है तो आप मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो, मुझे जो भी पता होगा मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ। जिसे सुनकर फेंग उसे स्क्रॉल दिखाते हुए कहता है क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। ये देख वो वर्कर कहता है ये तो वही स्क्रॉल है जो लाओ शेन को मिली थी, और जब एल्डर हांगकांग माइनिंग एरिया की इन्वेस्टिगेशन करने आए थे तो मैंने ही ये उन्हें दिया था। जिस पर फेंग उससे पूछता है वैसे एल्डर हांगकांग यहाँ पर कब इन्वेस्टिगेट करने आए थे, तो वो वर्कर उसे बताता है तकरीबन वो यहाँ पर 1 साल पहले आए थे। जिसे सुनकर फेंग सोचते हुए कहता है 1 साल पहले, तब तो अंकल हांगकांग रेस्क्यू हॉल एल्डर हुआ करते थे और उनके ट्रांसफर के बाद शंशु ने उनके पोजीशन को टेक ओवर कर लिया था और हंटिंग को ऑर्गेनाइज किया था। और ये सब सोचने के बाद वो उस वर्कर से पूछता है कि आखिर यहाँ पर एल्डर हांगकांग किस चीज की इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे। जिस पर वो वर्कर उसे बताता है कि वो यहाँ पर लाओ शेन के केस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करने आए थे। जिसे सुनकर फेंग अपने एक साथी को सब कुछ राइट डाउन करने के लिए कहता है और उस वर्कर से पूछता है तो बताओ आज से 10 साल पहले लाओ शेन को यहाँ पर क्या मिला था। जिसे सुनकर वो वर्कर उसे बताता है कि शू फैमिली चोरी माइनिंग से कलेक्ट हुए स्पिरिट स्टोन ओर को बेचती थी, जिसके बारे में लाओ शेन को पता चला तो वो एल्डर्स को रिपोर्ट करने की सोचा। इसी कारण उससे और उसकी वाइफ को शू फैमिली उठा
उठाकर ले गई, जिसके बाद शेनयान बिंग अकेली हो गई। पर उस वक्त मैं उसकी देखभाल करना चाहता था, लेकिन वो अपने पेरेंट्स का बदला लेने के कारण यहाँ से चली गई। इसे सुनकर फैंग को शू ज़ाओडोंग पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस वर्कर से कहता है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा शेन फैमिली को इंसाफ दिलाने का। भी वहाँ पर शू ज़ाओडोंग आता है और फैंग से गुस्से से कहता है कि आखिर यहाँ पर आने की इजाजत तुम्हें किसने दी। जिस पर फैंग उससे कहता है कि मैं इन सेक्ट का सुपरवाइजर हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर आकर इन्वेस्टिगेट करने की पावर है। ऐसे सुनकर शू ज़ाओडोंग उससे गुस्से से कहता है, जल्दी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम आउटर सेक्ट के डिसीजन में दखल नहीं दे सकते। जिस पर फैंग का साथी उससे कहता है कि ये सुपरवाइजर है, तो तुम इन पर अटैक करने की हिम्मत नहीं कर सकते, और अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हारे बारे में सेक्ट मास्टर गुआन और मास्टर शू को रिपोर्ट कर देंगे। जिसे सुनकर शू ज़ाओडोंग की बोलती बंद हो जाती है और वो शांत हो जाता है। जिसके बाद फैंग अपने साथियों से कहता है, मैं अभी इन सब के बारे में एल्डर ज़ाओ को रिपोर्ट करके आता हूँ। और ये कहकर वो डायरेक्टली एल्डर ज़ाओ के पास जाता है और उन्हें उस वर्कर की कही हुई सारी बातें और क्रॉल दिखाता है। जिसे सुनकर एल्डर ज़ाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहते हैं कि शू ज़ाओडोंग की इतनी हिम्मत, और फैंग से कहते हैं कि मैं अभी उसके माइनिंग एरिया को बंद कराकर शू फैमिली को इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसी को भेजता, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। जिसे सुनकर फैंग उन्हें केयरफुल रहने को कहता है। तभी वहाँ पर उसका एक साथी आता है और उससे शाई डोंगशान के दिए हुए लेटर को दिखाता है। इसे पढ़कर फैंग मुस्कुराते हुए कहता है, ब्रदर शाई डोंगशान मुझे काफी अच्छे से समझते हैं। और फिर वो अपने साथी को कहता है कि मैं इनर सेक्ट के सारे मैटर्स को तुम पर छोड़कर बाईयांग सिटी जा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बाईयांग सिटी के मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम फैंग को जाते हुए देखते हैं और चारों तरफ देख कहता है कि बाईयांग सिटी तो पूरी ऑरा से भरी है, जो कि रिफ्रेशिंग के लिए काफी अच्छी जगह है। वहीं दूसरी तरफ हम शूजिंग नाम की एक लड़की और यांग शू फैंग नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि आपस में बाईयांग सिटी के बाई फैमिली और स्केलेटन फैमिली के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि किस तरह से स्केलेटन फैमिली बाई फैमिली से काफी बुरी तरीके से हार चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ हम कुछ बंदों को भी आपस में बातें करते हुए देखते हैं। तभी उनमें से एक बंदा फैंग को अपनी ओर आता देख उस बाईयांग सिटी के ट्रेजर हंटिंग के बारे में बताता है। जिसे सुनकर फैंग चौंक कर कहता है, ट्रेजर हंटिंग, कि वो बंदा उससे फॉरबिडन लैंड में बॉर्न हुई एक रेयर ट्रेजर के बारे में बताता है और उससे कहता है कि अगर तुम मुझे 100 मिडिल ग्रेड के स्पिरिट स्टोन दो तो मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल कर लूंगा। पर तभी पीछे से कुछ बंदे फैंग से कहते हैं, अगर तुम हमारी ट्रेजर हंटिंग टीम को ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम्हें एट लीस्ट मुझे 5000 मिडिल ग्रेड के स्पिरिट स्टोन पे करने ही होंगे। जिस पर फैंग उनसे कहता है, अगर तुम्हें मुझसे स्पिरिट स्टोन लेना है तो मुझे हरा कर दिखाओ, और अगर तुमने मुझे हरा दिया मैं तुम्हें 100,000 स्पिरिट स्टोन्स दे दूंगा। जिसे सुनकर वो लोग गुस्से से उस पर अटैक कर देते हैं, पर फैंग के बस एक ही अटैक से दूर जा गिरते हैं। ये देख वहाँ खड़े दो बंदे फैंग से कहते हैं, आप ही ब्रदर चैन होना जो लास्ट टाइम मिस्टर शन के साथ यहाँ आए थे। तो फैंग उनसे कहता है, लगता है तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि मेरा नाम फैंग है। जिसे सुनकर वो लोग उसे ग्रीट करते हैं। वहीं उसकी पावर्स को देख यांग शू फैंग उसकी काफी तारीफ करता है और वो भी उसे अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है। जिसे सुनकर फैंग उनकी टीम ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। ये देख शाई जूजिंग नाम की एक लड़की उससे बाईयांग सिटी के सिचुएशन को बताते हुए टीम ज्वाइन करने से मना करती है। ये देख यांग शू फैंग उससे काफी एरोगेंटली कहता है कि तुम एक आउटसाइडर हो, इसलिए तुम्हें हमारी बाईयांग सिटी के मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और ये कहकर वो फैंग के साथ वहाँ से जाने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बाई फैमिली के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम बाई फैमिली के लीडर एल्डर बाइट को चाय पीते हुए देखते हैं। तभी उनका बेटा होंग शुआन वहाँ आकर उन्हें यांग शू फैंग के बारे में बताता है। तभी एल्डर बाइट को बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही होती है। जिसे सुनकर एल्डर बाइट गुस्से से बाहर जाते हैं और यांग शू फैंग से कहते हैं, यांग शू फैंग तुम इतने सारे लोगों को हमारे बाई फैमिली के अंदर लेकर आ गए, आखिर इसका क्या मतलब है? क्योंकि आज से 100 साल पहले हमारी बाई फैमिली और तुम्हारे यांग फैमिली के बीच एक डील हुआ था, तो तुम वो कैसे बोल सकते हो? पर यांग शू फैंग उनकी एक नहीं सुनता और वहाँ के सारे लोगों को भड़काते हुए एल्डर बाई से फॉरबिडन लैंड के अंदर जाने के लिए जो टोकन चाहिए होती है वो मांगता है। पर एल्डर बाई उससे टोकन देने से मना कर देते हैं। जिस पर यांग शू फैंग उन्हें बाकी लोगों के साथ मिलकर धमकाने
लगता है, जिसे सुनकर सब एल्डर बाई से टोकन मांगने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये सब देख फैंग को समझ में आ जाता है कि यांग शू फैंग जानबूझकर सबको बाई फैमिली के खिलाफ भड़का रहा है। वहीं दूसरी तरफ एल्डर बाई उन्हें टोकन देने से मना कर देते हैं तो सब गुस्से से उन पर अटैक करने लगते हैं। ये देख फैंग सोचते हुए कहता है, यांग शू फैंग हमारी पावर्स के जरिए बाई फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ उन लोगों के बीच काफी सीरियस फाइट होने लगती है, जिसमें होंग शुआन कुछ बंदों पर अटैक करता है तो वो लोग घायल होकर पीछे गिरने वाले होते हैं, पर फैंग उन्हें बचा लेता है और उन्हें केयरफुल रहने को कहता है, जिसे सुनकर वो लोग उसे थैंक्स कहते हैं। पर तभी पीछे से एक बंदा फैंग पर अटैक करने के लिए आता है। ये देख फैंग उसे खुद पर अटैक करने के लिए कहता है, पर तभी पीछे से एक बंदा गुस्से से वहां पर आकर उसे मारकर दूर फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर बाई अकेले ही यांग शू फैंग के पावरफुल कल्टीवेटर पर हारी पड़ते हैं और उसे मारकर यांग शू फैंग के पास फेंक देते हैं। ये देख एक दूसरा बंदा उनके साथ फाइट करने लगता है, पर फिर भी एल्डर बाई उस पर भी भारी पड़ रहे होते हैं। ये देख वो उनसे गुस्से से कहता है, तुम में कुछ पावर्स तो है, पर मैं भी देखता हूँ तुम अकेले और कितनी देर तक हमारा सामना करते हो। और ये कहकर वो उनके बेटे होंग शुआन पर अटैक करने के लिए जाता है। ये देख एल्डर बाई भी उसके पीछे जाते हैं, पर उस लड़के के साथ ही उन पर अटैक करके उन्हें रोक देते हैं। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वो लड़का होंग शुआन पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। ये देख एल्डर बाई गुस्से से उस पर अटैक करके उसे दूर फेंक देते हैं और होंग शुआन के पास जाकर कहते हैं, तुम ठीक तो हो? जिस पर होंग शुआन उनसे कहता है कि डैड, हमें लगता है कि हमें जितनी जल्दी हो सके फॉरबिडन लैंड के अंदर चलना चाहिए, क्योंकि वहां पर ये लोग नहीं आ सकते। जिसे सुनकर एल्डर बाई कहते हैं ठीक है, और होंग शुआन और अपने एक साथी के साथ वहां से निकल जाते हैं। ये देख यांग शू फैंग सबसे कहता है कि देखो वो लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्हें भागने मत दो। और ये सब कहते हुए यांग शू फैंग भी सारे बंदों के साथ एल्डर बाई और होंग शुआन के पीछे दौड़ते हुए जाता है। जिसके बाद हमें जंगलों का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं वो लोग इसी तरह दौड़ते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं, जहाँ जाते हुए होंग शुआन अपने डैड और अपने एक बंदे से कहता है कि हमें जितनी जल्दी हो सके फॉरबिडन लैंड के बैरियर के पास पहुंचना होगा। और ये कहकर वो वहां पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, जो कि एक पावरफुल एनर्जी रिलीज करते हुए वहां के सारे लोगों पर अटैक कर देती है। वहीं उसका अटैक फैंग पर भी पड़ता है, पर फैंग उसे काफी आसानी से ब्लॉक कर देता है। वहीं उसके अटैक को रोकने के लिए उन सब में से एक बंदा सबके चारों तरफ एक बैरियर एक्टिवेट करता है, ताकि वो होंग शुआन के अटैक को रोक सके, जिसे रोकने में उसे काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। इसलिए वो अपने साथियों से मदद मांगता है, जिसे सुनकर उसके दो साथी होंग शुआन के अटैक को ब्लॉक करने में उसकी मदद करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बंदा फैंग से गुस्से से कहता है कि इतना कुछ हो गया, पर अभी तक तुमने कुछ भी नहीं किया, ना ही तुमने हमारी मदद की। आखिर तुम्हारा हमारी ट्रेजर हंटिंग टीम को ज्वाइन करने का इरादा क्या है? जिस पर फैंग उससे मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा वीक है, इसलिए मैं खुद के अलावा और किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, और ना ही इन सब चीजों में मैं अपने स्ट्रेंथ को वेस्ट कर सकता हूँ। जिसे सुनकर उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ये देख उसका एक साथी उसे शांत कराते हुए कहता है कि हमें इस सिचुएशन में ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें भी ट्रेजर हंटिंग टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बंदा अपने साथियों के साथ होंग शुआन के अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है, पर उसके ऐसा करने से पहले ही एल्डर बाई और होंग शुआन वहां से जा चुके होते हैं। ये देख यांग शू फैंग उससे कहता है कि चलो हमें जितनी जल्दी हो सके उनके पीछे जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर बाई होंग शुआन और अपने एक साथी के साथ फॉरबिडन लैंड के बैरियर के पास पहुंचते हैं और अपनी टोकन का इस्तेमाल करके वहां के बैरियर को अनलॉक कर देते हैं। ये देख होंग शुआन काफी खुश होता है और कहता है कि अच्छा हुआ यांग फैमिली हमें पकड़ नहीं पाए, इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके फॉरबिडन लैंड के अंदर जाके वापस से यहाँ के बैरियर को एक्टिवेट कर देना चाहिए। जिसे सुनकर एल्डर बाई कुछ कहते उससे पहले हूँ उनका साथी, जो कि और कोई नहीं बल्कि यांग शू फैंग का ही बंदा होता है, वो उन पर अटैक करके उन्हें घायल कर देता है। ये देख होंग शुआन हैरान रह जाता है और अपने डैड को उठाने लगता है। तभी वहाँ पर यांग शू फैंग बाकी सारे बंदों के साथ आता है, जिसे देख वो लड़का ग्रीट करते हुए कहता है, यंग मास्टर, आपने मुझे जो टास्क दिया था मैंने उसे कंप्लीट कर दिया है। जिसे सुनकर यांग शू फैंग काफी खुश होता है और कहता है, बहुत अच्छे, तुमने अपने काम को काफी अच्छे से किया है। अब मैंने तुम्हें जो प्रॉमिस किया है उसे पूरा करूंगा और तुम्हारी फैमिली को पूरा सपोर्ट करूंगा। साथ ही मुझे नहीं लगता कि मैंने अब तक उन्हें कभी बैडली ट्रीट भी किया होगा। साथ ही तुम्हारे दोनों बेटे स्काई गेट रिलम के 5th लेवल में पहुंच चुके हैं। जिसे सुनकर वो बंदा काफी खुश होता है और उसे थैंक्स कहता है। वहीं दूसरी तरफ से
से ये सब देख एल्डर बाई उससे गुस्से से कहते हैं कि मैं ही बेवकूफ था जो इतनी आसानी से तुम्हारी बातों में आकर उन पर भरोसा किया। जिसे सुनकर वो बंदा भी उनसे काफी एरोगेंटली कहता है कि तुम्हारी बाई फैमिली ने अकेले ही फॉरबिडन लैंड पर कब्जा करके रखा है, तो आज नहीं तो कल कोई ना कोई उसे डिस्ट्रॉय करने ही वाला था और इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी ही गलती है। जिसे सुनकर यांग शुफेंग फॉरबिडन लैंड के अंदर जाने लगता है। ये देख एल्डर बाई उसका पैर पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं हमारी एंसेस्टर के अकॉर्डिंग फॉरबिडन लैंड को सरेंडर नहीं किया जा सकता और अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा डिजास्टर आ जाएगा। पर यांग शुफेंग उनकी एक नहीं सुनता और उन्हें मारकर दूर फेंक देता है और कहता है कि अंकल बाई फ्यूचर में यांग फैमिली अच्छे से बाईयांग सिटी को मैनेज करेगी, इसलिए अब आप बाईयांग सिटी की फिक्र ना करो। और ये कहकर वो सारे लोगों के साथ फॉरबिडन लैंड के अंदर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ यांग शुफेंग के बंदे के अटैक के कारण एल्डर बाई बहुत ही ज्यादा घायल होते हैं और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद यांग शुफेंग का बंदा होंग शुआन को लेकर वहां से जाने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें फॉरबिडन लैंड अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पहुंचकर उन्हें सामने एक ट्रेजर दिखता है। जिसे देख एक बंदा कहता है कि यहाँ पर तो बहुत ही यूनिक स्पिरिट ट्रेजर है, इसलिए अब इसमें कोई शक नहीं है कि आखिर क्यों बाई फैमिली अपनी जान तक जोखिम में डालकर इस फॉरबिडन लैंड को प्रोटेक्ट कर रही थी। जिसे सुनकर वहाँ के सारे लोग भी उसकी बातों से एग्री करते हैं, जिस पर उसका एक साथी उसे कहता है जाओ और उस ट्रेजर को लेकर आओ। जिसे सुनकर जैसे ही वो बंदा उस ट्रेजर को लेने के लिए जाता है तो वहाँ पर कुछ फॉर्मेशन एरी अपीयर होती है जो कि उस पर अटैक कर देती है, जिसके कारण वो बंदा लावे के अंदर जा गिरता है। ये देख सब चौंक जाते हैं। तभी यांग शुफेंग सबसे कहता है तो बताओ अब तुम में से सबसे पहले कौन जाना चाहेगा। जिसे सुनकर एक बंदा फेंग को दिखाते हुए उससे कहता है कि इस लड़के ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, इसलिए मुझे लगता है कि ये जरूर बाई फैमिली का जासूस है। जिसे सुनकर वहाँ खड़े सारे बंदे उसका साथ देने लगते हैं। ये देख यांग शुफेंग फेंग से कहता है तुम बाई फैमिली के जासूस हो या नहीं हो, ये क्लियर करने के लिए तुम्हें उस ट्रेजर को लेने जाना होगा और ये तुम पर ही डिपेंड करता है। हम देखते हैं कि उनकी बातें सुनकर फेंग लावा स्पिरिट फ्रूट को लेने जाता है और सोचते हुए काफी खुश होकर कहता है अब तुम लोग खुद मुझे ये लावा स्पिरिट फ्रूट देना चाहते हो तो इसे लेने में हिचकिचाहट कैसी। और जैसे ही वो लावा स्पिरिट फ्रूट के नजदीक पहुंचता है तो उस पर भी अटैक होने लगते हैं, पर फेंग उन अटैक से बचते हुए काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। ये देख एक बंदा कहता है इसकी स्पीड तो कमाल की है, लगता है ये उस लावा स्पिरिट फ्रूट को हासिल कर लेगा। जिसे सुनकर यांग शुफेंग इशारे से अपने सोल्जर्स को वहां बुलाता है जो वहां के सारे लोगों पर अटैक करके उन्हें खत्म करने लगते हैं। ये देख सबको समझ आ जाता है कि यांग शुफेंग एक नंबर का धोखेबाज है। वहीं दूसरी तरफ से यांग शुफेंग पर फेंग भी गुस्सा कर रहा होता है और जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसके चारों तरफ एक फ्लेमिंग स्टॉर्म क्रिएट होता है। वहीं दूसरी तरफ यांग शुफेंग एक बंदे के अलावा वहां के सारे लोगों को खत्म कर देता है और जो बंदा बचा हुआ होता है वो गुस्से से यांग शुफेंग से कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर अटैक किया। जिस पर यांग शुफेंग उससे काफी एरोगेंटली कहता है तुम लोगों ने ट्रेजर की लालच में आकर बाई फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया और मैं तो बस उनका ही बदला तुम लोगों से ले रहा हूँ। जिसे सुनकर वो बंदा गुस्से से उस पर अटैक करते हुए कहता है आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर यांग शुफेंग के सोल्जर्स उसे भी काफी आसानी से मारकर लावा पॉन्ड में फेंक देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं रेंग के पास एक स्पिरिट ड्रैगन अपीयर होता है और इसके चारों तरफ घूम रहा होता है, जिसकी फ्लेमिंग एनर्जी को देख फेंग कहता है कि इससे डील करना थोड़ा मुश्किल होगा और ये कहकर वो एक हॉली एलिक्सिर खाकर एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करता है। जिसे देख यांग शुफेंग काफी हैरान होता है और कहता है लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही वीक समझ लिया। और ये कहकर वो अपने सोल्जर्स को फेंग पर अटैक करने को कहता है। जिसे सुनकर इसके सारे सोल्जर्स मिलकर फेंग पर अटैक कर देते हैं और फेंग काफी आसानी से उनके अटैक को रोक देता है और अपनी पावर्स के जरिए उन्हें चकमा देकर वहां से लावा स्पिरिट फ्रूट को लेकर गायब हो जाता है। ये देख यांग शुफेंग और उसके सारे साथी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं आखिर वो गया तो गया कहाँ। और यांग शुफेंग देखता है तो लावा स्पिरिट फ्रूट को फेंग ले लिया होता है। ये देख वो सब चारों तरफ देखने लगते हैं। तभी फेंग पीछे से यांग शुफेंग को पकड़ लेता है। ये देख सब उस पर अपने वेपन्स को तान देते हैं। ये देख फेंग यांग शुफेंग से कहता है तुम्हारे
सोल्जर्स तो बेवकूफ निकले, जिसे सुनकर यांगशु फेंग अपने बंदूक को अपना अपना वेपन नीचे करने को कहता है, जिसे सुनकर सब अपने अपने वेपन्स को नीचे कर लेते हैं। तो यांगशु फेंग से कहता है, अगर तुम मुझे जाने तो तुम जो चाहो मैं वो सब तुम्हें दे दूंगा। और ये कहकर वो उससे एक स्पेस बैग देते हुए कहता है कि इसके अंदर ग्रेड 6 की स्वॉर्डमैनशिप स्किल्स के साथ साथ जी स्वॉर्ड भी मौजूद है, तो अगर तुम मुझे जाने दो तो तुम्हें और भी बहुत कुछ मिलेगा। जिस पर फेंग उससे कहता है, पर आखिर मैं यूं ही तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे करूं। तभी हम देखते हैं उस गुफा में एक अजीब सी हलचल होती है और फेंग यांगशु फेंग को दूर फेंक कर उसके बंदूक को चकमा देकर वहां से निकल जाता है। ये देख यांगशु फेंग अपने साथियों को फेंग को पकड़ने को कहता है, पर जैसे उसके आदमी आगे बढ़ते हैं उन पर एक बड़ा सा पत्थर आ गिरता है, जिसके बाद हम देखते हैं लावा स्पिरिट फ्रूट को फॉरबिडन लैंड से लेने के कारण जंगल में चारों तरफ आग लग जाती है, जो कि सिटी की तरफ भी आ रही होती है, जिसके कारण सिटी के लोग इंजर्ड होने लगते हैं। ये देख फेंग काफी हैरान होता है और कहता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी शाओडिंग बाहर आकर उसे बताता है, यही तुम्हारे फॉरबिडन लैंड से लावा स्पिरिट फ्रूट को लेने के कारण हो रहा है, क्योंकि फॉरबिडन लैंड से लावा स्पिरिट फ्रूट को बाहर लाने से बाकी अर्थ सील डिस्ट्रॉय हो गए, जिसके कारण बायंग सिटी में बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है। और ये देख मुझे लगता है तुम भी बिल्कुल मेरे जैसे काम कर रहे हो। और ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और फेंग का मजाक उड़ाने लगता है। ऐसे सुनकर फेंग शाई जूजिंग की बातें याद करते हुए काफी मायूस होकर कहता है कि अगर मैंने उसकी बात मान ली होती तो ये सब होता ही नहीं। जिसे सुनकर जिंग बाहर आकर उससे कहती है, तुम्हें खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम उस लावा स्पिरिट फ्रूट को नहीं लेते तो यांगशु फेंग उसे जरूर ले लेता। इस पर फेंग कहता, हाँ मैं समझ गया, पर अब जब मैं भी इस लड़ाई में इन्वॉल्व हूँ तो इसे सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। तो नेक्स्ट सीन में हमें शाई ऑक्शन हाउस का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम फेंग को ऑक्शनर शाई और शाई जूजिंग के साथ बात करते हुए देखते हैं, जहाँ फेंग शाई जूजिंग से पूछता है कि क्या बायंग सिटी के अर्थ सील को फिर से रिपेयर किया जा सकता है। जिस पर शाई जूजिंग उससे कहती है, शायद हमारी फैमिली के फाइनेंशियल रिसोर्सेज के थ्रू अर्थ सील को फिर से रिपेयर किया जा सकता है, पर उससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। जिस पर फेंग उससे लावा स्पिरिट फ्रूट दिखाता है, जिसे देख ऑक्शनर शाई चौंक कर कहते हैं, ये तो लावा स्पिरिट फ्रूट है जो कि कल्टीवेशन के वक्त बॉडी प्यूरिफिकेशन में काफी मदद करती है। जिस पर फेंग शाई जूजिंग से कहता है, अगर आपने बायंग सिटी के अर्थ सील को रिपेयर कर दिया तो ये ट्रेजर मैं आपको दे दूंगा। तो शाई जूजिंग उससे कहती है, मुझे स्पिरिट ट्रेजर की जरूरत नहीं है, पर उसके बदले तुम्हें चांगी सिटी के शाई हाउस जाकर कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स लेकर आना होगा। जिसे सुनकर फेंग चौंक जाता है। तो शाई जूजिंग उसे चांगी सिटी शाई हाउस का मैप दिखाती है और कहती है उन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को कैसे लेकर आना है, इसकी डिटेल्स तुम्हें ऑक्शनर शाई बता देंगे। तो फेंग कहता है, ठीक है मैं समझ गया, पर तुम भी अपना प्रॉमिस मत भूलना। तो शाई जूजिंग उससे कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरती। जिसे सुनकर फेंग वहां से चला जाता है। जिसे जाता देख शाई जूजिंग एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहती है कि शाई मिंग तोंग ऑलरेडी चांगी सिटी में एंटर कर चुका है, जिसके बाद सबसे पहले मैं सिटी से बाहर जाऊंगी। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो